हेलो एवरीवन, वेलकम टू रोथार जीके स्टडी। आज की यह वीडियो उत्तराखंड के आगामी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है, तो इसको लास्ट तक देखिए और अपना स्कोर जरूर बताना कमेंट बॉक्स में मुझे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना माखनलाल चतुर्वेदी की नहीं है। पहली और कोकिला, दूसरा है हिम तरंगिनी, तीसरा है हिम किरीटिनी और चौथा है अनामिका। तो इन चारों में से जो ऑप्शन नंबर 4 है अनामिका, यह रचना नहीं है माखनलाल चतुर्वेदी की, बाकी ये तीनों ही रचनाएं माखनलाल चतुर्वेदी की हैं। साथ ही साथ इनकी और रचनाएं भी देख लेते हैं, जैसे बहुत ही फेमस एक कविता है पुष्प की अभिलाषा, चाह नहीं मैं हर बाला के गहनों में गूंथा जाऊं। आपने ये वाली पुष्प की अभिलाषा कविता पढ़ी होगी। तो यह भी किसकी है, माखनलाल चतुर्वेदी की। और साथ ही साथ एक इनका बहुत फेमस नाटक है कृष्णार्जुन युद्ध, ये भी आपको याद रखना है। जान लेते हैं साथ कि अनामिका किसकी रचना है। तो अनामिका है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना। नेक्स्ट क्वेश्चन है समाचार पत्र पर मुख्य संपादकीय लेख को क्या कहते हैं। पहला है अग्रलेख, दूसरा है अध्यादेश, तीसरा है अर्धमुख और चौथा है संपादक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अग्रलेख। जो समाचार पत्र पर मुख्य संपादकीय होता है उसे अग्रलेख कहा जाता है। जान लेते हैं कि अध्यादेश क्या होता है। तो अध्यादेश जब कोई भी सदन जैसे कि लोकसभा और राज्यसभा जब कार्यरत न हो तो कभी हमें लॉ बनाना पड़ जाता है, कुछ एक्ट बनाना पड़ जाता है, तो राष्ट्रपति या राज्यपाल, राज्यों के राज्यपाल क्या करते हैं, अध्यादेश जारी करते हैं। उस टाइम पे जो पर्टिकुलर लॉ बनाया जाता है उसे अध्यादेश कहते हैं। उसके बाद है संपादक, तो जो समाचार पत्र को प्रकाशित करता है उसे संपादक कहते हैं। नेक्स्ट है मोक्ष की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। पहला है जिज्ञासु, दूसरा है मुमुक्षु, तीसरा है योगी और चौथा है आस्तिक। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी मुमुक्षु। मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु कहलाता है। साथ ही जान लेते हैं जिज्ञासु। जिज्ञासु मतलब हम जानते हैं कि जिसे जानने की इच्छा हो उसे जिज्ञासु कहते हैं। और आस्तिक मतलब होता है जो भगवान पर विश्वास करता है उसे आस्तिक कहते हैं। नेक्स्ट है दिवावसान का समय, मेघमय आसमान से उतर रही वह संध्या सुंदरी परिसी धीरे धीरे धीरे। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो इसमें कह रहा है कि संध्या सुंदरी परिसी, तो संध्या का मतलब होता है शाम और कैसे उतर रही है, सुंदर परिसी। मतलब ये क्या एक इंसान के साथ इसका तुलना कराई जा रही है। तो जहाँ पर भी मानव के साथ इसकी तुलना की जाती है वहाँ पर हम क्या कहते हैं, इसे मानवीकरण अलंकार कहते हैं। साथ ही जान लेते हैं उपमा अलंकार, जहाँ पर कि हम उपमा दी जाती है किसी वस्तु की तो उसे कहते हैं उपमा अलंकार। रूपक अलंकार, जहाँ पर कि एक रूप हो जाता है दोनों एक वस्तु का जब दूसरे रूप में उसे व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट है यात्रा के पन्ने निम्नलिखित में से किसकी रचना है। तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है यहाँ पे राहुल सांकृत्यायन, इनकी रचना है यात्रा के पन्ने। साथ ही जान लेते हैं कि राहुल सांकृत्यायन की जो अन्य रचनाएं हैं ये इनको घूमने फिरने का बहुत ज़्यादा शौक था, तो जो भी घूमने फिरने से रिलेटेड जितनी भी रचनाएं होंगी आप राहुल सांकृत्यायन लगा सकते हैं, जैसे कि घुमक्कड़ शास्त्र, यात्रा के पन्ने, मेरी जीवन यात्रा और बहुत ही फेमस और यूकेएसएससी का बहुत ही फेवरेट वोल्गा से गंगा। तो कई बार पूछा जाता है कि वोल्गा से गंगा किसकी रचना है, तो आप बताओगे राहुल सांकृत्यायन। जपनिया राक्षस, सतमी के बच्चे, जीने के लिए और सिंह सेनापति, ये सारी रचनाएं आपकी राहुल सांकृत्यायन जी की हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पत्र व्यक्तिगत पत्र की श्रेणी में आता है, मतलब जो कि पर्सनल लेटर जिसे हम कहते हैं। तो पर्सनल लेटर अपने भाई बंधु मित्रों माता पिता इनको लिखा जाता है, तो इसमें जो मित्र का पत्र है वो आ जाएगा व्यक्तिगत पत्र के अंतर्गत। नेक्स्ट है सुमित सो रहा है वाक्य में क्रिया का भेद है। तो सोना एक क्रिया है और सोने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, सीधे सीधे सुमित पे पड़ रहा है। तो ऐसी क्रिया कौन सी होती है जिसका कि प्रभाव सीधे सीधे कर्ता पे पड़े। तो ऐसी क्रिया होती है अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया में जो होता है कर्ता, जो क्रिया है उसका प्रभाव सीधे सीधे कर्ता पे पड़ता है, तो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जान लेते हैं साथ साथ सकर्मक क्रिया। तो सकर्मक क्रिया वह होती है जब कर्ता पे नहीं, जब किसी और पे प्रभाव पड़ता है, तो उसे कहते हैं हम सकर्मक क्रिया। और प्रेरणार्थक क्रिया वो होती है जहाँ पे कार्य करने की प्रेरणा दी जाती है, जैसे कि अध्यापक छात्रों से कार्य करवाते हैं, तो ये क्या है, प्रेरणा दी जा रही है वहाँ पे। और द्विकर्मक क्रिया जहाँ पे कि दो कर्म एक साथ चल रहे हो, मतलब दो कार्य एक साथ हो रहे हैं, वहाँ पे द्विकर्मक क्रिया आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कर शब्द का अर्थ नहीं है। तो जो ये कर शब्द है इसका अर्थ नहीं है ये बताना है। पहला है हाथ, दूसरा है टैक्स, तीसरा है कर्म और चौथा है किरण। तो सीधे सीधे हमें बताना है कि जो कर का पर्यायवाची नहीं है तो वो आ जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3, कर्म जो है इसका पर्यायवाची नहीं है। बाकी हाथ का एक और अर्थ भी कर होता है, साथ ही टैक्स और किरण को भी हम कर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गागर में सागर मुहावरे का अर्थ है। पहला है गागरी को सागर में डुबोना, दूसरा है अपनी बात को बड़ा चढ़ाकर कहना और तीसरा है संक्षेप में गहरी बात कहना।
चौथा है छोटी बात को बहुत शब्दों में व्यक्त करना। तो इसका सही आंसर आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 3, संक्षेप में गहरी बात कहना। क्योंकि जो सागर है वो बहुत बड़ा होता है, विशाल होता है, और जो गागर है वो बहुत सागर के कंपैरिजन में काफ़ी छोटी होती है। तो गागर में हम सागर भर दें, मतलब संक्षेप में बहुत गहरी बात कह देना, उसको कहते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द छांटकर बताइए। तत्सम हमें पता होते हैं जो कि संस्कृत के समान शब्द होते हैं, उनको तत्सम शब्द कहते हैं। तो इसमें हमें कौन सा ऐसा शब्द दिख रहा है जो संस्कृत के समान है? पहला है अनजान, दूसरा है पत्ता, तीसरा है सच और चौथा है घोटक। तो हमें यहाँ पे ये घोटक शब्द जो है ये तत्सम के समान दिखाई दे रहा है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है कुमाऊनी लोकोक्ति सासुन लय घण बाजी लय मायल का अर्थ है। पहला है अत्यधिक बदनामी हो जाना, दूसरा है कि सास के घन बजते हैं, तीसरा है कि सास से लड़ाई होने पर मायके चले जाना, चौथा है अंधे के हाथ बटेर। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अत्यधिक बदनामी हो जाना। नेक्स्ट है गढ़वाली लोकोक्ति जग की देखी तवा परात व की बिताई सारी रात का भावार्थ है। पहला जहाँ देखा खाना वहीं रह गई, दूसरा है अपनी सुविधा अनुसार अपना स्वार्थ सिद्ध कर देना, तीसरा है कि तवा परात लेके कहीं पे भी खाना बनाने लग जाना, और चौथा है कहीं पर भी रात गुजारना। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अपनी सुविधा अनुसार स्वार्थ सिद्ध करना, इसका अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो पहला है मेघदूत का गढ़वाली रूपांतरण आचार्य धर्मानंद, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा है गीता का गढ़वाली अनुवाद हरिकृष्ण रतौड़ी, तो ये ऑप्शन यहाँ पे गलत आ जाएगा। बाकी ये दोनों ऑप्शन भी सही हैं। गढ़वाली भाषा की जो शब्द संपदा है ये रमाकांत बैजवाल, और गढ़वाली लोकगीत एवं सांस्कृतिक अध्ययन डॉक्टर गोविंद चातक। नेक्स्ट है उत्तराखंड राज्य में थारू जनजाति के संबंध में सत्य को चुने। तो पहला है कि कुछ विद्वानों के अनुसार थारू का अर्थ होता है मदिरा पान करने वाला, दूसरा है कि थारू पुरुषों का परंपरागत वस्त्र लंगोटी है, तीसरा है कि जो थारू है वो मात्र सत्तात्मक है, चौथा है कि इनमें संयुक्त परिवार प्रणाली अपनाई जाती है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ये चारों के चारों, ये चारों जो ऑप्शन है इसके ये बिल्कुल सत्य हैं जो थारू जनजाति है इनके बारे में। नेक्स्ट है जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड राज्य के सर्वाधिक व सबसे कम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले क्रमशः हैं। तो पहला है देहरादून और बागेश्वर, दूसरा है देहरादून हरिद्वार, तीसरा है देहरादून और चमोली, चौथा है हरिद्वार व देहरादून। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, देहरादून और बागेश्वर। जो सबसे ज़्यादा नगरीय जिला है वो देहरादून है, यहाँ पे नगरीय जनसंख्या प्रतिशत जो है सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, और बागेश्वर में जो है ये ग्रामीण पृष्ठभूमि यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलती है, तो यहाँ पे नगरीय जनसंख्या कम है, सबसे कम। नेक्स्ट है उत्तराखंड राज्य के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान है। तो हमें बताना है कि कृषि क्षेत्र का कितना योगदान है जीडीपी में। तो इसका सीधे सीधे आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 39.29% जो है इतना योगदान है जीडीपी में कृषि क्षेत्र का। हम जानते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था जो इकोनॉमी होती है उसमें जब हमको किसी भी राष्ट्र की उन्नति पता करनी है तो हम क्या करेंगे, वहाँ की जीडीपी को क्या करेंगे, काउंट करेंगे। तो जितनी अधिक जीडीपी होगी इसका मतलब वो अर्थव्यवस्था उतनी ज़्यादा स्ट्रांग है, ऐसा माना जाता है इकोनॉमी में। तो हम अर्थव्यवस्था को 3 सेक्टर में बांटते हैं, एक होता है प्राइमरी सेक्टर, दूसरा होता है सेकेंडरी सेक्टर और तीसरा होता है टर्सरी सेक्टर। हिंदी में इन्हें हम प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र कह लेते हैं। तो जब हम देखते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र का मतलब होता है कि जिसमें कृषि संबंधी कार्य, खनन संबंधी कार्य, जो भी मिट्टी से जुड़ा हुआ जो कार्य होता है वो आता है आपके कृषि क्षेत्र में। जब हम कृषि से जो भी अनाज उगाते हैं या जो भी प्रोडक्ट हमें मिलता है इन प्राथमिक क्षेत्र का, उसे हम मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए जब देते हैं तो उसे हम द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग आपका द्वितीयक क्षेत्र आ जाता है, और फिर जब ये बन के तैयार हो गया तो उसको हम कहीं भेजेंगे, सेवाएं प्रदान करेंगे, तो वो आपका तृतीयक क्षेत्र आ जाएगा। तो इस प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितना रहा है उत्तराखंड में ये हम आगे देखेंगे, लेकिन इस प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत जो कृषि क्षेत्र है उसमें कितना योगदान रहा है तो उसे याद रखना है आपको, 39.29%। नेक्स्ट है आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार उत्तराखंड राज्य की अर्थव्यवस्था वृद्धि दर कितनी प्रतिशत रही है। तो हमें बताना है कि जो हमारी अर्थव्यवस्था वृद्धि दर है वो कितनी रही है, तो वो रही है 7.58%। नेक्स्ट है आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार उत्तराखंड राज्य की अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान रहा है। तो यह रहा है द्वितीयक क्षेत्र का। अभी हमने देखा कि अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र थे, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। तो द्वितीयक क्षेत्र का सबसे ज़्यादा योगदान रहा है, और कितना रहा है तो यह आपको याद रखना है, 46.84% रहा है। दूसरा है प्राथमिक क्षेत्र, इसका कितना योगदान रहा है तो इसका
9.99% रहा है इसका योगदान। और तृतीय क्षेत्र, इसका योगदान रहा है यहाँ पे 43.17। हो सकता है कि आपको इस तरीके से भी पूछे कि जो अर्थव्यवस्था है सबसे कम योगदान किसका रहा है, तो आप बताओगे प्राथमिक क्षेत्र का। अगर पूछता है कि सबसे अधिक, तो बताओगे द्वितीय क्षेत्र का। द्वितीय क्षेत्र में भी जो विनिर्माण क्षेत्र है उसका योगदान सर्वाधिक रहा है। नेक्स्ट है उत्तराखंड वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार सर्वाधिक 1% वाला जिला कौन सा है। तो हमें यहाँ पे 1% बताना है सर्वाधिक, तो वो आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, चंपावत। जब हम इनको घटते क्रम में देखेंगे तो पहला आएगा चंपावत, फिर आएगा नैनीताल, फिर आएगा पौड़ी गढ़वाल। तो 1% वाले ज़िले 2023 की रिपोर्ट के अनुसार। और कौन सी रिपोर्ट पब्लिश हुई है, तो ये 18वीं रिपोर्ट पब्लिश हुई है, वन रिपोर्ट। नेक्स्ट है हाल ही में रिजर्व बैंक के नए गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है। तो ये नियुक्त किया गया है संजय मल्होत्रा को, आरबीआई के गवर्नर। आरबीआई हम जानते हैं कि आरबीआई का फॉर्मेशन कैसे हुआ था, तो आरबीआई एक्ट के द्वारा इसका फॉर्मेशन हुआ था और इसका 1 अप्रैल को इसकी स्थापना हुई थी। 1 अप्रैल 1935 को जो है आरबीआई की स्थापना हुई थी। हम जानते हैं कि आरबीआई के बहुत सारे काम हैं इंडिया में, जैसे कि हमारी मॉनेटरी पॉलिसी को ये क्या करता है, कंट्रोल करता है। इन्फ्लेशन जो है उसको कंट्रोल करता है, जितना भी लेन देन है, फॉरेक्स रिजर्व, जितने भी हमारी विदेशी मुद्रा होती है उसको रखता है आरबीआई। नेक्स्ट है भारत वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत में वनावरण की दृष्टि से क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो इसका सीधे सीधे आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा वन आवरण वाला राज्य है, मतलब यहाँ पे सबसे सघन वन पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं। उसके बाद अगर आपको पूछेगा कि टॉप 3 में कौन है, तो आप बताओगे दूसरे नंबर पे है अरुणाचल, तीसरे नंबर पे है छत्तीसगढ़। साथ ही अगर आपको केंद्र शासित प्रदेश पूछे या आपको वनावरण के प्रतिशत में कितना है, सर्वाधिक प्रतिशत वाले जो राज्य हैं या केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो उसमें किसका नंबर आएगा, तो पहला आएगा लक्षद्वीप, फिर आएगा मिज़ोरम और थर्ड नंबर पे आपका आ जाएगा अंडमान एंड निकोबार। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड थर्ड नंबर पे आ जाएंगे, लक्षद्वीप, मिज़ोरम एंड अगर आपको नॉर्थ ईस्ट में पूछेगा तो आप क्या बताओगे, मिज़ोरम बताओगे। ठीक है। नेक्स्ट है गणतंत्र दिवस परेड 2025 के दौरान कर्तव्य पथ झांकियों की थीम क्या होगी। तो इसकी थीम जो है ये होगी स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। जो इस साल का गणतंत्र दिवस परेड है उसमें थीम रहेगी स्वतंत्र भारत विरासत और विकास। नेक्स्ट है सामूहिक रूप से स्त्रियों द्वारा एक दूसरे पर हाथ रखकर लोक नायकों की गाथाओं के रूप में गाती हैं, वह कौन सा नृत्य या गीत है उत्तराखंड का। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है थड़िया गीत, यही जो है इसका सही आंसर आ जाएगा, थड़िया गीत। इसमें जो स्त्रियां हैं वो एक दूसरे का हाथ पकड़कर लोक नायकों की गाथाओं को गीत के रूप में गाती हैं। दूसरा है बैर गीत। बैर गीत में यहाँ पे वाद विवाद होता है। घुघुती नृत्य जो है वो गढ़वाल क्षेत्र में बच्चों के द्वारा किया जाता है और सिपाहिया नृत्य जो है जो हमारे सेना में जो जवान हैं उनके सम्मान के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 2023-24 के अनुसार उत्तराखंड के किस जिले में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। तो ये आ जाएगा इसका सीधे सीधे आंसर ऑप्शन नंबर ए, रुद्रप्रयाग जिले की आय जो है सबसे कम है, लगभग 96 हज़ार रुपये प्रति व्यक्ति है एक साल में। मतलब एक आदमी जो है वो 96 हज़ार रुपये तक कमा पाता है। और जो सर्वाधिक आय वाला ज़िला है वो है हरिद्वार और यहाँ पे है 3 लाख। जो एक आदमी है वो एक साल में 3 लाख तक कमा लेता है आराम से। नेक्स्ट है देहरादून में स्थित लाखा मंडल निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम पर स्थित है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा यमुना व रिखवाड़ नदी। यमुना और रिखवाड़ नदी के संगम पर स्थित है देहरादून लाखा मंडल। और लाखा मंडल से हमें क्या मिलते हैं, तो हमको यहाँ पे राजकुमारी ईश्वरा जो है उनके अभिलेख मिलते हैं यहाँ पे, या शिलालेख जिनको हम कहते हैं, वो मिलते हैं लाखा मंडल से। नेक्स्ट है दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं ये बताने हैं हमको। तो यहाँ पे हम गिन लेते हैं 1 2 3 4 और ऐसे ही इसको गिन लेते हैं 1 2 3 4। तो जब भी हमको इस तरीके का आकृति दी हुई होगी तो हम क्या करेंगे, सबका स्क्वायर कर लेंगे। जैसे 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा, फिर 3 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 9 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आ जाएगा। अब जो ये 1 4 9 और 16 है इन सबको हम प्लस कर देंगे, तो प्लस करेंगे तो हमारे पास सीधे सीधे 30 आंसर आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है ये इसका सही आंसर आ जाएगा 30। नेक्स्ट क्वेश्चन है राम महेश और मोहन बैडमिंटन खेलते हैं, महेश रमेश और प्रमोद टेनिस खेलते हैं और महेश रमेश तथा राम शतरंज खेलते हैं। तो हमें बताना है कि कौन शतरंज और बैडमिंटन खेलता है लेकिन टेनिस नहीं खेलता है। तो देख लेते हैं कि राम महेश और मोहन जो है ये बैडमिंटन खेलते हैं, तो बी लिख लेते हैं यहाँ पे। जो महेश है
रमेश है और प्रमोद है, ये खेलते हैं यहाँ पे टेनिस। और कह रहा है कि यहाँ पे महेश के नीचे महेश लिख लेते हैं, यहाँ पे रमेश लिख लेती हूँ। और रमेश और जो राम है ये खेलते हैं शतरंज। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन ऐसा है जो बैडमिंटन और शतरंज तो खेलता है। तो बैडमिंटन और शतरंज तो ये दो लोग खेलते हैं, लेकिन जो है वो टेनिस नहीं खेलता। तो राम यहाँ पे जो है ये टेनिस नहीं खेलता है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4 राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रौनक अपने घर से दक्षिण की ओर 15 मीटर चला, फिर बाएं ओर मुड़कर 20 मीटर चलता है। एक बार फिर बाएं ओर मुड़कर 15 मीटर चलता है, तो वो अपने घर से कितनी दूरी पर और किस दिशा में है। तो रौनक जो है वो दक्षिण की ओर चलता है और कितना चलता है, 15 मीटर चलता है। फिर वो अपने बाएं ओर मुड़ता है, तो जब हम देखते हैं कि इसका बायां इस तरफ आ जाएगा, बाएं ओर मुड़कर ये क्या करता है, 20 मीटर चलता है। 20 मीटर मुड़ के ये क्या करता है, फिर बाएं ओर मुड़ता है, तो इसका बायां फिर इधर को आ जाएगा और कितना चलता है, 15 मीटर चलता है। तो पूछ रहा है कि जो अपनी वास्तविक स्थिति है, तो यहाँ पे इसकी वास्तविक स्थिति है उससे किस दिशा में है। तो इस दिशा में है, तो इसको हम पूर्व दिशा बोलेंगे। और कितने किलोमीटर है, तो ये इतना 20 किलोमीटर चला है, तो ये भी क्या आ जाएगा, यहाँ पे 20 मीटर आ जाएगा। तो इसका सीधे सीधे आंसर आ जाएगा 20 मीटर पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरे चित्र में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या होगा। पहला दिया हमको 36 और 4 6 और इसका 72 हो जा रहा है, फिर इसका 80 हो जा रहा है। तो यहाँ पे बताना है कि कितना होगा। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे देख लेते हैं कि 36 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 9 आ जाएगा। और जब इस 6 और 4 को हम प्लस कर लेंगे और दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 6 + 2 जो है ये 8 आ जाएगा। तो 9 8 जो हमारे पास 72 आ जाता है आंसर। इसी तरीके से हम दूसरा करेंगे, 24 डिवाइड बाई 3 कर लेंगे। तो 24 डिवाइड बाई 3 कितना आ जाएगा हमारे पास, तो 8 4 जा 24 होता है। तो और यहाँ पे मल्टीप्लाई करके 6 + 4 आ जाएगा। तो 6 + 4 हमारे पास कितना होता है, 6 + 4 हमारे पास 10 होता है। तो इसको मल्टीप्लाई करके 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 80 हमारे पास आंसर आ जाता है। नेक्स्ट जो है ये आ जाएगा 48 डिवाइड बाई 8, तो कितना आ जाएगा सीधे सीधे आंसर, तो 6 आ जाएगा हमारे पास सीधे सीधे आंसर। मल्टीप्लाई करेंगे 12 + 4, तो 12 प्लस अगर हम 4 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा आंसर, यहाँ पे आ जाएगा 16। और 16 6 कितना होता है, तो 16 6 हमारे पास आ जाता है 96। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है वो आ जाएगा इसका सही आंसर 96। और आखिरी क्वेश्चन है, कथन है कि सुबह की सैर जो है स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है। तो निष्कर्ष दिया है कि सभी जो स्वस्थ लोग होते हैं वो सुबह की सैर पर जाते हैं। निष्कर्ष 2 दिया है कि शाम की सैर नुकसानदायक होती है। तो यहाँ पर कहीं भी नहीं बता रहा है कि जो शाम की सैर होती है वो नुकसानदायक होती है। तो ये वाला ऑप्शन तो हमारा गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा। फिर पहला वाला देख लेते हैं, कह रहे हैं कि सुबह की सैर स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है और सभी स्वस्थ लोग सुबह की सैर पर जाते हैं। तो ऐसा तो नहीं बोल रहा है कि सभी स्वस्थ लोग जाते हैं, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आज की वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मेहनत करते रहे, सिलेक्शन जरूर होगा।